राजू एक छोटे से गांव का मेहनती किसान था, जो पीढ़ियों से जमींदारों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। लेकिन अब वो इन बेड़ियों को तोड़कर अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की ठान चुका था। उसे मुंबई के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, चकाचौंध और संघर्ष की दो अलग अलग कहानियां। पर राजू को भगवान पर और अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था। यही भरोसा उसे गांव से शहर ले आया। मुंबई में उसका एक पुराना परिचित रमेश था, जिसकी मदद से उसे एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिल गया। हालात बेहतर तो नहीं थे, लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर थी। शहर में अकेले कमाकर परिवार चलाना नामुमकिन था, इसलिए रमेश की सिफारिश पर उसकी पत्नी कमला को भी ठेकेदार ने काम पर रख लिया। उनके दोनों बच्चे चिंटू और गिन्नी भी पास की कूलर फैक्ट्री में उम्र के हिसाब से लग गए। एक महीना बीत गया और राजू का परिवार अपनी मेहनत से थोड़ा चैन महसूस करने लगा था। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। राजू बुखार में तपने लगा। शरीर थर-थर कांप रहा था और वो हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। बहुत मनाने पर ठेकेदार ने बस एक दिन की छुट्टी दी, लेकिन वो भी किसी एहसान की तरह। अगले दिन जब राजू उठने की कोशिश करता, उसका शरीर साथ नहीं देता। कमला ठेकेदार से फिर विनती करती है, तो वह शर्त रखता है, तुम अपने हिस्से का काम पूरा करके राजू का काम भी करोगी, बिना किसी अतिरिक्त पैसे के। हालात के आगे झुकते हुए कमला मान जाती है। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। राजू थोड़ा ठीक तो हुआ, पर मेहनत करने लायक ताकत अब भी नहीं लौटी थी। उधर ठेकेदार कमला से दिन रात काम करवाता। एक दिन कमला का सब्र टूट गया। उसने साफ कह दिया, अब और नहीं। हिसाब कर दो, मैं यहाँ और एक पल भी नहीं रुकूंगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार मुस्कराया और बोला, ठीक है, आज शाम तुम्हारे झोंपड़े पर आकर हिसाब कर देता हूँ। कमला चली गई, लेकिन जाते जाते ठेकेदार की निगाहें उसके जिस्म पर थी, एक घटिया और घिनौनी नजर। अंधेरा होते ही वो उनके झोंपड़े में घुस आया। राजू से उसने मिठास से हालचाल पूछा और कमला के गुस्से को छोटी बात कहकर हवा में उड़ा दिया। दिन में चिल्लाकर कमला कहने वाला ठेकेदार आज बड़ी नरमी से भाभी कह रहा था। राजू को काम पर बुलाने के बहाने वो मीठी बातें करता रहा और अंत में अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर बोला, ये खास दवा है तुम्हारे लिए, इसे खाओ, सुबह तक एकदम ठीक हो जाओगे। राजू हैरानी से उसे देखता है, पुड़िया को उलट पलट कर पूछता है, कितने की है ये दवा? अगले दिन जैसे जादू हो गया हो, राजू की तबीयत एकदम चुस्त। वो काम पर पहुंचा और 2 गुना ताकत से काम में जुट गया। उसने इतना काम किया कि खाना भी भूल गया। पर शाम तक उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। बदन में फिर वही कमजोरी, वही थकान। सुबह वो फिर ठेकेदार का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में वही आवाज गूंजती है, जल्दी जल्दी काम करो, वरना पगार नहीं मिलेगी। राजू उसके पास जाकर कहता है, साहब, कल वाली दवा अगर आज भी मिल जाए तो बड़ा भला होगा। ठेकेदार मुस्कराया और बोला, तुम अच्छे आदमी हो राजू, इसलिए मदद कर रहा हूँ। लेकिन कमला भाभी ना जाने मुझसे नाराज क्यों रहती है। काम में थोड़ा ऊपर नीचे चल ही जाता है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये कहकर उसने फिर एक पुड़िया राजू को दे दी। राजू सिर झुकाकर बोला, वो तो सीधी सादी है साहब, मैं समझा दूंगा, नाराज मत होइए। और फिर काम में जुट गया। उधर कमला भी अपने काम में लगी रही, लेकिन उसके मन में अब कुछ उबलने लगा था। अब राजू पर न तो धूप का असर होता, न बारिश की मार, वो जैसे लोहे जैसा मजबूत बन गया था। उसकी मेहनत में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जो दिन रात बनी रहती। वो हर रोज कमला को समझाता रहता कि ठेकेदार असल में बुरा आदमी नहीं है।
धीरे धीरे कमला के मन में भी ठेकेदार के प्रति थोड़ी नरमी आने लगी। अब वो उससे सीधे बात कर लेती थी, कभी चाय बना देती, कभी खाना गरम कर देती, मगर दिल के किसी कोने में अब भी अजीब सी असहजता थी। ठेकेदार अब भी अक्सर उसे डांट देता और कमला हंसकर सब सह जाती। 1 महीना बीत गया। आज पगार का दिन था। राजू ने देखा, उसे सिर्फ आधी मजदूरी मिली है। वो ठिठक गया। उसकी नजरें सवालों से भरी थी। ठेकेदार ने बेरुखी से कहा, तू जो रोज दवा की पुड़िया खाता है, वो मैं थोड़ी खरीदता हूँ। तेरी दवा है, तेरे ही पैसे कटेंगे। राजू का मन बैठ गया। उसने सपने देखे थे, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के, उनके भविष्य को संवारने के। मगर अब सब अधूरा लगता था। कमला की मजदूरी से सिर्फ रोटी चलती थी। स्कूल की फीस तो बहुत दूर की बात थी। उस रात वो ठेकेदार से बात करने पहुंचा। साहब, आप समझदार हो, मदद कर दो। मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, बस मेरे बेटे महेश का दाखिला करवा दीजिए। ठेकेदार कुछ सोचने लगा, फिर बोला, उधारी तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं चुकाना। राजू हाथ जोड़कर बोला, मैं मरते दम तक मेहनत करूंगा, काम बढ़ा दो, जो कहोगे करूंगा। ठेकेदार उसकी ओर झुका और मुस्कराकर बोला, तू बहुत काम करता है राजू, लेकिन अब तेरे बस से बाहर है। एक काम कर, कमला शाम को मेरे घर आकर खाना बनाए और थोड़े छोटे मोटे काम कर दे। बदले में मैं दवा भी देता रहूंगा और तेरे बेटे का स्कूल में दाखिला भी हो जाएगा। राजू के पास और कोई चारा नहीं था। उसने घर जाकर सब कमला को बता दिया। पहले तो कमला ने मना कर दिया, लेकिन फिर बेटे के भविष्य के आगे सिर झुका दिया। अब कमला सुबह मजदूरी करती और शाम को ठेकेदार के घर, कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी खाना बनाना। रात के 12 बजते ही वो निढाल सी घर लौटती। ठेकेदार अपनी घिनौनी सोच में फंसाने के मौके तलाशता रहता, और एक रात उसे मौका मिल ही गया। उस शाम मौसम भीग रहा था। बादल गरज रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी, बिजली चमक रही थी। कमला जल्दी काम निपटाकर लौटना चाहती थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खोलती है। सामने ठेकेदार खड़ा था, नशे में लथपथ। आंखें लाल, होंठ तिरछे, चाल लड़खड़ाती हुई। कमला उससे कतराकर किचन में चली गई। ठेकेदार अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। बारिश तेज हो गई थी। बिजली भी चली गई। कमला मोमबत्ती ढूंढ रही थी, तभी उसे पीछे से किसी की सांसें महसूस हुईं। वो चौंकी, मुड़ी। ठेकेदार उसे अपनी बाहों में भर चुका था। छोड़ दीजिए साहब, हम गरीब लोग हैं, इज्जत हमारी पूंजी है। कमला लगभग गिड़गिड़ाई। कौन खरीद रहा है तुम्हारी इज्जत? बस थोड़ा साथ चाहा था, उसने ठंडी हंसी में कहा। कमला फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे मत रो। रोती हुई औरतें मुझे पसंद नहीं। चलो चाय बनाओ, एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। कमला कांपती हुई चाय बनाने लगी। बारिश बाहर गा रही थी, भीतर ठेकेदार की नजरें उसे निगल रही थी। चाय बनी, वो चुपचाप उसके लिए कप लेकर ड्राइंग रूम पहुंची। ठेकेदार ने कहा, बिस्किट भी ले आओ। कमला लौटकर बिस्किट लाई, खुद नीचे बैठ गई और वो कप उठाया जो पहले से उसके लिए रखा गया था। चाय के घूंट के साथ उसे बस इतना याद था कि खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फिर क्या हुआ, कुछ याद नहीं। सुबह जब उसकी आंख खुली, दिन की रोशनी भीतर आ चुकी थी। वो फर्श पर पड़ी थी, कपड़े अस्तव्यस्त। उसे दर्द महसूस हो रहा था, उठना मुश्किल था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए उठी, खुद को समेटा और भागती हुई झोंपड़ी पहुंची।
वहां सब सो रहे थे। वो पीछे वाले नल के पास जाकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद कपड़े बदले और बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। राजू तैयार होकर काम पर जाने लगा। कमला उसी तरह खामोश बैठी रही। राजू ने पूछा, काम पे क्यों नहीं चल रही? उसने सिर्फ इतना कहा, आज तबीयत ठीक नहीं है। काम पर पहुंचते ही ठेकेदार ने पूछा, आज कमला क्यों नहीं आई? राजू ने वही पुड़िया खाते हुए कहा, साहब, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ? ठेकेदार ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मालूम नहीं साहब, उसने कुछ बताया नहीं। राजू फिर काम में जुट गया। कमला का पूरा दिन बिस्तर पर लेटे ही गुजर गया। उसकी आंखें छत पर टिकी थी, लेकिन मन किसी अंधे गड्ढे में उतर चुका था। तभी उनका एक साथी मजदूर, सुरेश, झोंपड़ी पर आया और बोला, दीदी, ठेकेदार ने महेश का स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। किताबें, ड्रेस सब दे दी है। बच्चा अब स्कूल जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। शाम को जब राजू काम से लौटा, वो भी यही सब सुनाता रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मुस्कान थी। कमला, वो बोला, ठेकेदार ने बताया पूरे 25,000 लगे। पर कोई बात नहीं, हम दोनों मेहनत करेंगे, सब चुका देंगे। बस एक बार महेश पढ़ लिख जाए, फिर जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। कमला चुप थी। उसका मन टूटा हुआ था। वो राजू के कंधे से लगकर रो लेना चाहती थी, मगर ऐसा न कर सकी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन होंठ बंद। अगले दिन कमला ने साफ कह दिया, मैं अब ठेकेदार के पास काम करने नहीं जाऊंगी। राजू सकपका गया। उसे समझ नहीं आया। उसने जाकर ठेकेदार को सब बता दिया। पता नहीं साहब, क्या हो गया है उसे, वरना कभी रुके बिना, थके बिना काम करती थी। तबीयत गड़बड़ होगी। ठेकेदार ने फिक्र जताते हुए पूछा, कोई दवाई वगैरह दी? नहीं साहब, अब तक तो कुछ नहीं। तो ऐसा कर, आज से 2 पुड़िया ले जा, एक खुद के लिए, एक कमला के लिए। राजू थोड़ी हिचक में था, बोला, साहब, उसे खिलाना मुश्किल है, मना कर देगी। अरे भाई, भोला ही निकला तू। सीधा मत देना, चाय या खाने में मिला देना। मतलब तो उसके ठीक होने से है ना। राजू को बात समझ आ गई थी। वो घर गया और वैसा ही किया। कुछ ही देर में कमला का चेहरा ढीला पड़ गया, आंखों में एक अजीब सी नमी और खालीपन आ गया। अगले दिन से वो भी काम पर जाने लगी। अब राजू की तरह वो भी ठेकेदार की जंजीरों में कैद थी। शरीर से वो काम करती थी, पर आत्मा रोज मरती थी। उसे सब पता था, फिर भी अनजान बनी रहती, क्योंकि अब उसके पास विकल्प नहीं था। हर महीने उनकी पगार से दवाई के पैसे, महेश के एडमिशन की किश्तें और न जाने क्या क्या काट लिया जाता। हक में आता था तो बस वही पुड़िया, जो धीरे धीरे उन्हें सोचने समझने लायक भी नहीं छोड़ रही थी। कमला अब ठेकेदार की चाह पर दिनरात हाजिर रहती। कभी अकेले बुलाया जाता, कभी बच्चों से भी छोटे मोटे काम करवा लिए जाते। राजू और उसका परिवार अब नाम के ही मजदूर थे, असल में वो गुलाम बन चुके थे। ड्रग्स ने उन्हें इतना निर्भर बना दिया था कि अब उन्हें अपना शोषण भी गुलामी नहीं लगता था। वो अकेले नहीं थे, वहां ऐसे और भी कई परिवार थे जो ठेकेदार के रहमोकरम पर जिए जा रहे थे, ना के बराबर पगार, बदले में बस एक पुड़िया, एक नशा, एक जहर, जो उन्हें जीवित लाश में बदल रहा था। एक शाम राजू अपने झोंपड़े के कोने में बैठा था। बाहर पटाखों की गूंज थी, बच्चे हंस रहे थे, आवाजें आ रही थी। रावण जल गया, रावण जल गया। राजू के चेहरे पर थकावट थी।
उसने खिड़की से बाहर झांका और एक लंबी सांस खींची। गांव छोड़ा था, सोचा था जमींदारी की बेड़ियों से आजाद हो जाऊंगा। कौन जानता था कि शहर में भी गुलामी होगी, बस शक्लें बदल जाएंगी। उसी वक्त उसका छोटा बेटा झोंपड़ी में भागता हुआ आया। बाबा, माँ, चलो बाहर, रावण जल रहा है। राजू की आंखें भर आईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बेटा, रावण अब भी जिंदा है। जब तक इस दुनिया में गरीबी रहेगी, मजबूरी रहेगी, जब तक आदमी आदमी का सौदा करता रहेगा, तब तक रावण कभी नहीं मरेगा। इतना कहकर राजू ने अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को पोंछ डाला।